नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और उससे संबंधित पीडीएफ की फॉर्म में डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री पे अपन चल रहे थे। इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा था, भारत के इतिहास के बारे में आपको समझा रहा था। और भारत के इतिहास में जो है वो बढ़ते बढ़ते अपन जो है अभी तक चालुक्य वंश पे चल रहे थे। और चालुक्यों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के चालुक्य जो वंश रहे हैं, 3 जगहों पे इन्होंने शासन किया था। पहला कौन सा था? बादामी, दूसरा था वेंगी और तीसरा था कल्याणी। शाबाश, वेरी गुड। आज तो नाम रोशन करेगा बालक अपना। ठीक है, एक फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड थीम पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल्याणी मैंने बादामी और वेंगी पढ़ा दिया था। कल्याणी के चालुक्य, राजधानी मान्यखेत थी इनकी। जयसिंह द्वितीय इनका एक राजा, इसी वंश का, इसी जगह पे जो राज करने वाले जो राजा थे उनका वंश का एक शासक था जयसिंह द्वितीय। इन्होंने ही कल्याणी नगर बसाया था। और इनको जो है एक बेलगांव नामक एक स्थान है, वहां पे एक अभिलेख मिला है। अभिलेख मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी अपने को प्राप्त होती है वो अभिलेख होता है, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो किसी शिला पे लिखा गया हो, पत्थर पे लिखा गया हो, चाहे वो किसी कपड़े पे लिखा गया हो, चाहे किसी विद्वान ने किसी ग्रंथ में लिखा हो। ठीक है, तो बेलगांव अभिलेख में इनको जो है चोल रूपी गजकेसरी कहा है। चोल रूपी गजकेसरी किसको कहा है? जयसिंह द्वितीय को। क्लियर? उसके बाद में जो उसके वंश के शासक आते हैं वो आते हैं सोमेश्वर प्रथम। इन्होंने परमार शासक भोज को पराजित किया था। इनके शासनकाल में जो ग्रंथ लिखा गया, किनके शासनकाल में? जो चालुक्य वंश रहे हैं, इन चालुक्य वंश के जो, चाहे वो बादामी वाले हो, चाहे कल्याणी वाले हो, चाहे वेंगी वाले हो, उनके शासनकाल में जो मुख्यतः जो ग्रंथ लिखे गए वो ग्रंथ कौन से? एक तो न्याय कौमुदी, चंद्रोदय किसने लिखा? प्रभाचंद्र ने। जैनेन्द्र किसने लिखा? उदयदेव ने। और शब्दावतार दुर्विनीत ने, जो कि राजा हुआ करते थे। अष्टसती अवलंक ने। और परीक्षा मुख माणिक्य नंदन ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रंथ और साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद में चले कि चालुक्य वंश के जो शासक रहे हैं, जहां जहां चालुक्य ने शासन किया था वहां कौन कौन से मंदिर रहे हैं स्पेशल, जो उनके शिल्प कलाएं कौन कौन सी प्रसिद्ध रही है उनके शासनकाल में। तो पहले बात करेंगे तो बादामी जो थे, बादामी के जो शासक रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक माले गीति के शिव मंदिर वहां के प्रसिद्ध रहे हैं। और पाटदकल के मंदिर समूह बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। मंदिर समूह मतलब पाटदकल नामक स्थान पर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, समूह थे, खूब सारे मंदिर वहां पाए गए थे। अभी भी है वर्तमान में भी, और कईयों के तो अवशेष बाकी है और कई अभी भी विद्यमान है। ऐहोल के मंदिर भी अपनी शैली के लिए प्रख्यात रहे हैं। पाटदकल के मंदिर समूह को 1987 में यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था पाटदकल के मंदिर समूह को। पाटदकल के कुछ प्रमुख मंदिर जो है, कुछ 2-3 जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में अगर अपन जानकारी ले तो एक तो आता है संगमेश्वर मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है चालुक्य वंश का। फिर दूसरा आता है विरूपाक्ष मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण जो है वो विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने करवाया था और पल्लवों से विजय उन्होंने हासिल की थी, इसलिए करवाया था। मतलब यहां से आप समझ जाना कि पल्लव वंश जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ना, तो चालुक्य और पल्लवों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते थे, दोनों समकालीन थे क्योंकि। ठीक है, पल्लवों से जब जीते विक्रमादित्य द्वितीय तो उनकी रानी ने जो है वो ये मंदिर बनवाया। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का, भारत का नहीं। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर, इसका निर्माण जो है इनकी दूसरी रानी थी विक्रमादित्य की और उसने करवाया था। और ये दोनों मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में निर्मित रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पाटदकल के मंदिर समूह को क्या कहते हैं? क्राउन रूबीज। क्राउन रूबीज निम्न में से किनको कहा जाता है? फिर ऑप्शंस आएंगे, तो वहां पे जो है वी हैव टू टिक द पाटदकल के मंदिर। ठीक है, क्या हो गया? इसकी स्याही खत्म हो गई है बेचारे की, स्याही भी काली कलर की हो रही थी। ऐहोल के मंदिर, इस शैली के मंदिर को क्या कहेंगे? क्रैडल ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। क्रैडल ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब हिंदू मंदिर निर्माण शैली का पालना जिसमें बच्चे झूलते हैं, क्रैडल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है, इसको मंदिरों का नगर भी कहते हैं और यहाँ 125 मंदिरों का समूह है। क्लियर? मेघुत का मंदिर ये 634 ईस्वी में निर्मित जैन मंदिर है।
ये सिर्फ जैन परंपरा या जैन जो है मुनियों के समर्पित रहा है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में रवि कीर्ति ने करवाया था, और रवि कीर्ति जो है वो ऐहोल अभिलेख का निर्माता भी रवि कीर्ति ही रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐहोल अभिलेख का निर्माता कौन रहा है, या फिर मैगुती का मंदिर का निर्माण करता कौन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है चालुक्य वंश, खत्म। नेक्स्ट बारी आती है पल्लव वंश की। पल्लव वंश को भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ मुख्य मुख्य चीजें इनके बारे में जानेंगे। पल्लव वंश बेसिकली क्या है कि पल्लव वंश का जो शासन था ना, वो 3री शताब्दी से लेकर 6ठी या 7वीं शताब्दी तक रहा था। शताब्दी समझ में आ रही ना, 300 के आसपास से लेकर लगभग जो है वो 600-700 के आसपास इन्होंने राज किया। पर इसका जो है वो संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक जो रहे हैं वो महेंद्र सिंह वर्मन करके राजा थे, महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम। उन्होंने इसकी जो है वो स्थापना की थी पल्लव वंश की, और पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि क्या है कि आज मान लीजिए आपके खानदान की स्थापना, आप जो है वो आपके खानदान की पीढ़ी है, जनरेशन है, ठीक है, उसकी स्थापना किसी न किसी इंसान ने तो की होगी जो स्टार्टिंग से रहा होगा। अब वो उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किए होंगे तो दुनिया उनको याद नहीं रखती इतना। लेकिन उस वंश में मान लीजिए आपके दादाजी रहे होंगे, परदादा रहे होंगे, और उन्होंने बहुत विशेष काम किए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बचा ली, आपका बहुत नाम किया, इज्जत बचाई, तो ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक वो है फिर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 6ठी शताब्दी के आसपास में नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो यहाँ का राजा बना था, और वो वास्तविक संस्थापक रहा था। इन्होंने जो है वो नीचे मैंने बताया था, जो ये नीचे इंडिया है अपना, ये श्रीलंका है यहाँ पे। बेसिकली पल्लव वंश की अगर अपन बात करेंगे तो पल्लव वंश का कनेक्शन, भाई हर वंश का कनेक्शन किसी न किसी प्रसिद्ध मंदिर से रहा है। ठीक है, जैसे मैंने जगन्नाथ का मंदिर भी बताया आपको जो पुरी के अंदर था, ठीक, कोणार्क के सूर्य मंदिर भी बताया, वो कौन से वंश से संबंधित थे? जगन्नाथ के मंदिर जो है और वो कोणार्क के सूर्य मंदिर वगैरह जो है वो कौन से वंश से संबंधित थे? अरे टीप के बोल लिया करो रे, कोई बात नहीं, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि अभी आप जो है वो कच्ची कोड़ी चालुक्य वंश से संबंधित है। अब बेसिकली क्या है, वो मैंने कहानी बता दी थी कि यहाँ पे लगभग उड़ीसा है। ठीक है, अब जो महाबलीपुरम नाम का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है साउथ के अंदर, तमिलनाडु के आसपास में, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे मैंने बताया जगन्नाथ का एक मंदिर जो है वो आज भी प्रसिद्ध है। तो साउथ जो एरिया है ना, तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तमिलनाडु वाले एरिया में यहाँ पे अब ये सब जो है ना ये समुद्र किनारे हैं, सबके पास में समुद्र है। यहाँ पे भी जगन्नाथ का जो मंदिर था यहाँ पे भी समुद्र था, बंगाली खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे भी समुद्र है, समुद्र के किनारे ये मंदिर इन्होंने विकसित किए थे। किन्होंने? पल्लवों ने, महाबलीपुरम के मंदिर। इन्होंने सबसे पहले जो राजधानी बनाई वो बनाई थी कांची। वो वाला कांची नहीं, कांची अलग राजधानी बनाई थी इन्होंने। कांची से फिर इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई, उसको बोलेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो राजधानी बनाई उसको बोलेंगे मामल्लपुरम। अब मामल्लपुरम नामक इन्होंने राजधानी बनाई। साउथ में ऐसे नाम होते हैं आज भी, ठीक, मोमुट्टी, मामुल्ली, ऐसे करके जो नाम है ना, जैसे एनटीआर एक अपना हीरो है अभी, वो आर मूवी में भी आया था, तो उनका पूरा नाम अगर अपन पढ़ेंगे तो वो एक तरीके से मान लो कि शायद जो है वो पूरी लाइन बढ़ जाए, एक पूरे जो लाइन की, तो उनके जो नाम बड़े लंबे होते हैं। जैसे कोई भी आदमी हो तो वो अपने नाम के अलावा अपने पिता का भी नाम लगाता है, पीछे दादाजी का भी नाम लगाता है, फिर ऐसे करते करते पूरा नाम लंबा हो जाता है। सुनील शर्मा अकेला नहीं रहेगा, सुनील जी के पिताजी का भी नाम आएगा, पिताजी के आगे दादाजी का भी आएगा, तो ऐसे करते उनके नाम लंबे होते हैं। ठीक है, मामल्लपुरम ये वही जगह है जिसको वर्तमान में महाबलीपुरम कहा जाता है। महाबलीपुरम चेन्नई के आसपास में स्थित आज भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है महाबलीपुरम।
ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, आज भी समूह है, एक अकेला मंदिर नहीं है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर एक शोर मंदिर है वहाँ पे, शोर मंदिर, वही बिल्कुल यहाँ पे मंदिर है और इसके जस्ट यहाँ पे जो है ना वो समुद्र है। मंदिर के जस्ट पास में थोड़ा सा एरिया का गार्डन है, फिर उधर समुद्र आ जाता है। समुद्र के उधर जो है वो बहुत सारे उन्होंने, जैसे मुंबई में आपने मरीना बीच वगैरह कभी कोई गए होंगे, मरीन ड्राइव वगैरह जो है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं जो बीच के किनारे, वो इसलिए पड़े रहते हैं ताकि जब लहरें आए ना तो उनसे टकरा के वो जो है वो लहरें रोड पे नहीं आए पानी, वरना रोड पे कोई भी आदमी मोटरसाइकिल चल रहा होगा तो बेचारा नहा के निकलेगा घर से, लेकिन उधर समुद्र का पानी आएगा, वापस से नहा के जो है वो गीला होते हुए ऑफिस जाएगा। तो वो जो लहर है ना, इसके किनारे रोड है, तो वो उनसे पत्थर से टकराती, काले काले पत्थर पड़े रहते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े वो पटक के रखते हैं, लंबे लंबे 8-8, 10-10 फीट के, ठीक है। तो वहाँ से क्या लहरें आती है, उनसे टकराती है, तो वो यूं करके जो है वो उठ के वापस उसी में चल जाती है समुद्र में, वो बाहर नहीं आती है। अगर वो सिर्फ बीच होता तो लहरें यहाँ तक आती, और ये मंदिर जो है बार बार में यहाँ पे आते, तो मंदिर में कोई दर्शन करने जाते तो नहा के निकलते बेचारे बाहर, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर वत्थर डाल के रखते हैं। यही किनारे पे जो है, समुद्र के किनारे पे महाबलीपुरम के अच्छे अच्छे मंदिर स्थापित हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के जो रहे हैं उसको हराया था, क्योंकि पल्लव और चालुक्य में हमेशा युद्ध होते रहे थे, ठीक है। इसलिए जो है वो नरसिंहवर्मन प्रथम को मामल्ल भी कहा जाता है, या वातापी कोंड करके जो है तमिलनाडु में एक शब्द होता है वातापी कोंड, मतलब जो है वो शत्रु का नाश करने वाला, वो भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी पल्लवों की कहानी रहेगी। फिर उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दक्षिण साम्राज्य अपन खत्म कर चुके होंगे, फिर आएगा गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य उतना प्रसिद्ध है जितना मौर्य साम्राज्य रहा था। मौर्य साम्राज्य वही जहाँ पे चंद्रगुप्त पैदा हुए थे, जहाँ पे अशोक महान पैदा हुए थे, और अशोक महान ने बहुत सारे अभिलेख लिखाए थे, अब बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण कराया था, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, बौद्ध स्तूपों, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी रहे थे? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी रहे थे? जैन धर्म। लास्ट में भूल गए थे, उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पे चले गए थे साउथ में, फिर वहां पे जाके जो है उन्होंने सल्लेखन पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखन तो जैन में है, बौद्ध परंपरा जो है वो अशोक ने अपनाई थी, और उनके जो दादा परदादा रहे चंद्रगुप्त जी, उन्होंने जैन परंपरा अपनाई थी, ठीक है। तो बढ़े आगे, समझ में आए पल्लव वंश की कहानी। अपन यहां से जो है वो दक्षिण भारत के साम्राज्य का अंत कर चुके होंगे। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय पे एक आपने बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो समुद्र के किनारे आया था, चीन का था वो, और समुद्र के किनारे आया था। उसी ने बताया था भैया ऐसा कोई जगह भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पहले लोगों को पता नहीं था, अपन अभी आज अपन को पता है कि फलाना फलाना जगह पे आइलैंड है, बिकॉज वो अपन जो है अपनी सैटेलाइट ऊपर से गुजर रही होती है। सैटेलाइट्स अपन ने स्थापित की हुई है अपनी कक्षाओं में अंतरिक्ष के अंदर, तो वहाँ ऊपर से अपन जो है ओवरव्यू ले सकते हैं। गूगल मैप वगैरह सब सैटेलाइट की वजह से होता है, जो ऊपर सैटेलाइट एस्टैब्लिश किए हुए हैं। हर देश ने अपने अपने सैटेलाइट स्थापित किए हुए हैं, और वो राउंड काटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द, मतलब वो एक ऑर्बिट रहता है फिक्स। यहाँ से अपन ने रॉकेट के माध्यम से भेजा। रॉकेट सिर्फ ले जाने वाली चीज है, रॉकेट वहाँ स्थापित नहीं होता है। रॉकेट जैसे जैसे यहाँ से लैंड होता है ना, यहाँ से जैसे रॉकेट का जो है वो प्रक्षेपण स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसके पार्ट खुलते जाते हैं। रॉकेट अगर इतना बड़ा है तो इतने से पार्ट को लेके जाता है ओनली। जो सैटेलाइट है ना वो इतनी सी होती है, इतना बड़ा सैटेलाइट नहीं होती है। फिर वो जैसे ऊपर जाएगा, ये पार्ट खुलेगा, फिर ये पार्ट खुलेगा, ये पार्ट खुलेगा, फिर अल्टीमेटली ये बचेगा। और ये जैसे मान लो इसको स्थापित करना है यहाँ पे, ये अपनी पृथ्वी है, इसको ये यहाँ पे जो है वो एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है। ग्रेविटी जीरो होगी तो जहां पे सैटेलाइट छोड़ दिया जाएगा वो सैटेलाइट वहीं रहेगा, वापस धरती पे नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कक्षाएं एस्टैब्लिश की हुई है, हर देश ने अपनी अपनी, भैया ये कक्षा मेरी है, इसके ऊपर तू तेरा सैटेलाइट भेजेगा, वरना टकरा नहीं जाएंगे आपस में। मैंने अपने देश ने, मान लीजिए ये अपना देश है, ठीक है, इसने भेजा सैटेलाइट यहाँ पे, और ये इसकी कक्षा है, यहाँ पे सैटेलाइट एस्टैब्लिश हो गया। पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पे, अपने स्थान पे रोटेट करती है, इसी वजह से 24 घंटे होते हैं, और इसी वजह से 365 दिन होते हैं। और अमेरिका ने भेजा, मान लीजिए अमेरिका ने भेजा यहाँ पे, तो ये इसकी कक्षा है। फिर ठीक है, चाइना ने भेजा, ये इसकी कक्षा है। तो सबके अपने अपने ऑर्बिट्स है,
और वो सैटेलाइट से जो है वो ऊपर से बताते हैं कि भैया ऐसे कोई स्थान एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे। तो चीनी यात्री था एक वेनसांग करके, वो आया और उसने साउथ के एरिया में वो आया सबसे पहले, नीचे भारत के स्थान पे यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में उसको पता लगा कि यार भारत नाम का भी एक साम्राज्य है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग के बाद में यहाँ से जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा था चीजों का। मैंने बताया था आपको कि जो साउथ एरिया है ना, बेसिकली उस जमाने में स्पेशली जैसे मैसूर, कर्नाटका वगैरह हो गए, ये मसालों का एक अपने आप में अजायब घर बोल सकते हैं आप इसको, म्यूजियम था। आज भी बहुत सारे जो है वो मसाले अपने जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, काली मिर्च और लौंग जो है ना वो आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत तगड़ी चीज होती है। काली मिर्च लौंग, किसी के मान लीजिए जुकाम हो जाता है सबसे पहले वो पिलाया जाता है, किसी को काढ़ा बनाना है वो डाला जाता है, एक अच्छी सी मसालेदार चाय बनानी है तो वो डाली जाती है। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी चाय जो है वो, चाय का मजा दूध डालने के बाद में नहीं आता। जो स्पेशली जापानीज लोग होते हैं वो चाय जो पीते हैं ना, असम में शायद कई जगह पे कहवा कहा जाता है उससे, वो जो है उसमें चाय डाली जाती, मतलब पानी डाला जाता है, पानी को उबाला जाता है, दालचीनी डाली जाती है, चाय डाली जाती है, जो भी आपको एक दो मसाले काली मिर्च वगैरह ऐड करनी है वो डाल लो और फिर उसको पियो। उसको ब्लैक टी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे दूध डालते हैं तो जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि दूध डालते वो जहर हो जाता है। हालांकि मैं भी दूध वाली पीता हूँ, जब मुझे पता है जहर हो जाता है, पर फिर भी वही भाती है, ब्लैक टी वगैरह नहीं भाती है अपन को। वो जैसे दूध डाला तो वो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ जो चाय पीने के बाद जो गैस बनती है ना लोगों के, कि यार मैं चाय नहीं पीता या मेरे गैस ज्यादा बनती है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम 99% बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि आप उसमें दूध डाल रहे हैं। चाय का टेस्ट अगर आपको लेना है, स्पेशली जो आसाम साइड पे, जहाँ पे अपने दार्जिलिंग साइड पे जहाँ पे चाय का उत्पादन ज्यादा होता है ना, वो लोग भी जो है जब आप कभी उधर जाओगे घूमने, दार्जिलिंग वगैरह जाओगे, तो वहाँ जो चाय के बागान होते हैं, वो बागान में कभी भी दूध डाल के चाय नहीं पिलाते हैं। जैसे हम गए थे तो उसने कहा कि भैया चाय वाय टेस्ट कर लो एक बार, तो सैंपल के तौर पे होता है ना, सैंपल के तौर पे चाय बना के पिलाएंगे वो आपको कि देखो हमारे यहाँ के बागान के कितने अच्छे क्वालिटी की चाय होती है, तो पता लगेगा कि चाय वाकई में जो है वो होती क्या है। हालांकि अपन रेगुलर नहीं पी सकते, अपने जिनको जो यूज टू हो चुके, जो अच्छे लेवल के इंसान होते हैं, जो जिनको है कि यार मुझे स्किन टोन अच्छा चाहिए, जो स्पेशली जो मॉडल्स या फिर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो यूजुअली इसीलिए बिना दूध की चाय पीते हैं, क्योंकि दूध की चाय पीने से ऐसा कहा तो कहते हैं ना कि यार चाय ज़्यादा पीता है छोरो काढ़ो हो गयो, तो वो काढ़ा होने का जो स्किन टोन है ना वो भी उसका भी इम्पैक्ट होता है। आप अगर चाय पीते हैं तो अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं या आप लेमन टी पी रहे हैं या फिर आप जिंजर टी पी रहे हैं, मतलब अदरक डालो या उसमें नींबू डालो व्हाटएवर, तो वो ज्यादा गुण करेगी बजाय इसके ये तो नुकसान ही करेगी, ऐसा कहा जाता है। खैर जो कहा जाता है वो कहने दो, अपने को जो पीना है वो पिएंगे, ठीक है। तो पल्लव वंश पे बढ़ते हैं आगे। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक, पल्लव वंश का संस्थापक महेंद्र सिंह वर्मन। वर्मन प्रथम। और वास्तविक संस्थापक क्या हो गया? प्रोमिस डे। अच्छा डे देख रहे होंगे कि आज कौन सा डे है, प्रोमिस डे। तो टेडी डे पे किसको टेडी दी? तुम्हें कौन देगा? तो तुम दोगे उल्टा? अच्छा देते नहीं लेते हैं, ओके। नरसिंह वर्मन प्रथम वास्तविक संस्थापक रहे हैं पल्लव वंश के। इनका जो शासनकाल रहा है वो 3वीं शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक रहा है। शासनकाल राजधानी इनकी कांची थी, लेकिन
इन्होंने एक द्वितीय राजधानी और बना ली जिसका नाम था मामल्लपुरम। किन्होंने बनाई है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम कहा गया। लिखो। बढ़े आगे। लिखा ही नहीं अभी तक, लिख ले। बढ़े आगे। समझ में आ रही है कहानी? क्या और ऑप्शन क्या है सर? कांची कांची कांची। एक गाना भी तो है, कांची ओ कांची ओ कांची 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 रे, ऐसे करके गाना है ना, जब से तू आंख में झांकी। अजय देवगन का गाना है। अरे मतलब एक फिल्म आया उस पे गया है ना यार, वो एक्टर है, वो अभिनेता रहा है उसका। अब तो बात तो ऐसे करा है, मैं सिंगर के बारे में बताऊंगा तो फट से पहचान जाएगा। अरे यार सर मैं एक एक सिंगर को जानता हूँ। एक्टर के थ्रू जानना बड़ा इजी रहता है भाई। हाँ ठीक है यार वो। हाँ आपके टाइम। तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल का होऊंगा? तो फिर 29-30 का भी चलो मैं हुआ, तो फिर मेरे टाइम का मतलब क्या रहा? क्या होगी? 35 साल का लगता हूँ तुझे मैं? कि 30-35 के होंगे सर। लिख लिया? एग्जाम में नहीं आने वाला है रे। मैं आपके समक्ष सिर्फ वो चीज़ें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा विशेष तौर पे उपयोगी है। सही है। खैर, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में ऑनलाइन जानकारी लेंगे अपन। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से अराउंड ये 678 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग
ह के नीचे छोटा सा व लगा हुआ है। ने, कांची की यात्रा की। ठीक है, इनको इतिहास में मामल्ल, क्योंकि मामल्लपुरम भी इन्होंने बसाया है। मामल्ल कहा गया इन्होंने पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य को हराकर वातापी, कोंड, उपाधि धारण की। क्लियर? ठीक है, इनके बाद में जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय वगैरह भी आते हैं, इसको राज सिंह कहते हैं। उसकी राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह शिलालेख अपन जो है वो पढ़ेंगे। राज सिंह शिलालेख नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में लिखा गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में मामल्ल शिलालेख लिखे गए थे, जिसपे जो है इसके तहत कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ, और राज सिंह प्रशस्ति के तहत जो है वो कुछ मंदिरों का निर्माण उस टाइम पे हुआ। इसको शोर मंदिर वगैरह जो मैंने आपसे बोला, वो ईश्वर मंदिर वगैरह वो उन्हीं के शासनकाल में एस्टेब्लिश हुए। ज़्यादा विशेष उसमें डीप जाएंगे नहीं। महाबलीपुरम के कुछ मंदिर है जिनको 7 मंदिर वहाँ पे जो है, क्योंकि महाबलीपुरम में मंदिरों के समूह थे, कई मंदिर बनाए गए थे, तो उसमें जो 7 मंदिर है उसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था 1984 के अंदर, और उसको जो है वो सिटी ऑफ 7 पैगोडास बोला जाता है। 7 पैगोडा, 7 पैगोडा के मंदिर। पैगोडा के मंदिर जो है वो महाबलीपुरम के मंदिरों को कहा जाता है। पैगोडा, आप जब बचपन में आपने सामाजिक पढ़ी हुई होगी तो उसमें पैगोडा शब्द आया होगा, नाम सुना होगा आपने। तो पैगोडा के जो मंदिर है उनको, महाबलीपुरम के मंदिरों को पैगोडा कहा जाता था। और महाबलीपुरम का कनेक्शन किससे था, कौन से वंश से था? ठीक है, क्लियर? इसे में ऐड कर लो चाहो तो, नहीं ऐड मत करो, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। हो गया? मामल्ल शिलालेख या प्रशस्ति एवं राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय को कहा गया। इनके बाद में जो शासक हुए, नरसिंह वर्मन द्वितीय, में कई मंदिरों का उल्लेख मिलता है।
ईश्वर मंदिर आदि है। कई मंदिरों का उल्लेख मिलता है इसमें, शोर मंदिर वो ईश्वर मंदिर आदि हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के कुछ स्तंभ लेखों एवं मंदिरों को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया। शामिल कर लिया। इनको किनको? महाबलीपुरम को। कहाँ लिख गया प्रशस्ति? प्रशस्ति गलत है। अच्छा, तो कह रहा होगा पीछे की मात्रा लगेगी, तो हिंदी कमजोर है आपकी। यू हैव टू इम्प्रूव दैट। प्रशस्ति हमेशा ऐसा लिखा रहता है। अरे बिल्कुल, क्रॉस चेक करो। देख सुन, बस महाबलीपुरम को सिटी ऑफ 7 पैगोडाज कहा जाता है। संसार जो है ना, वो पता है हमेशा हर इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूँ, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन जो है वो अपने अंदर की खामियां इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अगर अपन जो है वो किसी पे पॉइंट आउट करने के पूर्व अपन उसको जो है ये देखें। मैं किसी के अगर ऊपर तोहमत लगाता हूँ ना किसी भी प्रकार की, तो पहले मैं क्या है कि पहले इंटरनली खुद उसकी खोजबीन कर लेता हूँ, फिर मैं बोलूँगा। तो लगने दो ना, क्या दिक्कत है? अरे अरे वो तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि हर रिश्ते को अगर अपन को स्ट्रॉन्ग रखना है ना, लाइफ जीने का एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, एक अच्छा सा सुकून से लाइफ जीना है, तो कभी भी किसी के ऊपर जो है वो तोहमत अपन लगाते हैं। यूजुअली जो है वो कई रिश्तों में जो है वो खटपट क्यों हो जाती है कि अपन बिना किसी चीज़ के खोजबीन के अपन डायरेक्ट उससे बोल देते हैं या उससे रूठ जाते हैं। आज मुझसे कोई बोले कि सर यार आपके लिए किसी ने ऐसा ऐसा बोला था, पहले मैं उसको कंफर्म करूंगा कि भैया तूने बोला था क्या। अब वो अगर उसमें हिम्मत होगी तो बोल देगा, और वाकई में उसने बोला होगा पर उसमें हिम्मत नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो बोला ही नहीं था यार, झूठ बोल रहा है वो, तो ठीक है ना यार, अगले में कम से कम इतनी तो हिम्मत नहीं कि सामने फेस टू फेस कह सके, तो लीव आउट करो। जीवन जो है वो बड़ी सोच के आधार पर चलता है। संकीर्ण सोच हमेशा जो है वो संकीर्ण विचारधारा को जन्म देती है, नैरो माइंडेड जिसको कहते हैं। और वो नैरो माइंडेड जो थॉट है वो कई स्थानों पे आज भी विराजित है, कई घरों में आज भी विराजित है। खैर, ज़्यादा भाषण देने से कहीं ऐसा नहीं हो कि क्या नाम है यार, बागेश्वर धाम जो है वो बुला ले हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। अरे बबुआ हमारे कमरे करीब आओ ना, ऐसे तो बोलते हैं वो। मोड़ो बैरागी है। क्या करेगा जान के यार।
महाबलीपुरम को सिटी ऑफ 7 पैगोडास कहा जाता है। तो तुझे क्या लग रहा है, कहाँ आती मुझे 7 की स्पेलिंग, दिक्कत हुआ है। 7 पैगोडा बोलो, 7 पैगोडा हिंदी में लिख लो उसको, 7 पैगोडाओं का शहर। पैगोडा शब्द जहां आ जाए तो महाबलीपुरम का कनेक्शन याद रखना, हमेशा साउथ में है। और कभी आपको मौका मिले भविष्य में जब आप कमाने उतरे तो देख के आना, वाकई में बड़ी शानदार जगह है, सुकून मिलता है। और वहाँ जो कलाएं हैं, जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हुई है, जो मंदिर उन्होंने बनाए हुए हैं, अपन को समझ में नहीं आएगा बनाए कैसे हैं। रामेश्वरम, स्वरम, वो भी तमिलनाडु में नीचे ही है। रामेश्वरम के लिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब राम सेतु जब श्रीलंका के लिए जब वो जा रहे थे, और रामेश्वरम ही वो स्थान है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने महादेव जी की एक लिंग के तौर पे उनकी प्रार्थना की थी, वहीं पे पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में जो है समुद्र के सामने उन्होंने हाथ जोड़े थे कि भाई साहब या तो निकल जाने दो। तो वो समुद्र जो है वो नहीं माना था, समुद्र की देवी नहीं मानी थी, सॉरी फीमेल थी वो, और नहीं मानी तो अल्टीमेटली जो है वो प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और कि अभी 1 सेकंड में सुखा दूंगा। इतने में फिर अपने आप ही वो समुद्र की देवी प्रकट हुई कि माफ़ी क्षमा चाहते हैं। फिर फाइनली जो है वो उन्होंने कहा कि यार मैं जो है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से मैं आपको रास्ता दे दूंगी, मैं सूख भी जाऊंगा, समुद्र की देवी ने कहा मैं सूख भी जाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे जलचर है जो मर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो प्रभु ने कहा ये भी बात सही है, भाई अपनी वजह से किसी को क्यों अपन जो है वो ठेस पहुंचाए। फिर उन्होंने जो रास्ता बताया कि प्रभु आपके नाम से तो जो है जब आपका नाम लेते हैं तो अच्छे अच्छे जो है लोग मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, अच्छे अच्छे आत्माएं तर जाती है। तो पत्थर से आप डलवाओ ना, पत्थर भी तरेंगे ना, आपके नाम तो लिखवा के डलवाओ। अपने आप में जो है वो पत्थरों को जो है वो कभी डुबोंगी नहीं। आपके नाम की चीज तो जब भवसागर में इंसान तर जाता है तो पत्थरों की क्या मजाल भाई। खैर ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्या पल्लव वंश खत्म, दक्षिण के साम्राज्य खत्म। नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी अपन जो है मैं कुछ अभी दे देता हूँ, बाकी लिखाई पढ़ाई कल करेंगे। गुप्त साम्राज्य उतना प्रसिद्ध है जितना मौर्य साम्राज्य रहा है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में कुछ शासक रहे हैं। इसमें भी गुप्त साम्राज्य के अंदर भी चंद्रगुप्त रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उधर था, इधर चंद्रगुप्त प्रथम रहा है। प्रथम के बाद में उसकी पीढ़ियों में जो आगे चंद्रगुप्त और हुआ उसको द्वितीय बोला जाता है। ठीक है, इसके गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त नामक एक शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में इसको स्वर्ण युग कहा जाता है भारत के इतिहास का, गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो वापस से जो है अपने दिमाग के अंदर चीजें वो मगध साम्राज्य के आसपास पहुंच जानी चाहिए, पाटलिपुत्र उज्जैनी वगैरह तक पहुंच जानी चाहिए। अपन अब दक्षिण की बात नहीं कर रहे, दक्षिण खत्म हो चुका है अपना। ठीक है, तो अपन गुप्त साम्राज्य वापस ऊपर जो है वो कहाँ पे, कौन सी दिशा बोलेंगे उसको, जहां पे मगध साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य का शासन रहा था, जहां से स्टार्टिंग की थी उन्होंने। यहां था ना, ठीक है, और यहां था तो इसको कौन सी दिशा बोलेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है, फिर धीरे धीरे मौर्यों ने जो है वो पूरे यहाँ पे शासन कर लिया था। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना भी, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत भी यहाँ से हुई 200-250 ईसा पूर्व के आसपास। ईसा पूर्व नहीं, 250 ईस्वी के आसपास से इनकी स्टार्टिंग हुई। श्रीगुप्त ने स्टार्टिंग की, श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। श्रीगुप्त के बाद में उनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच ये वाला घटोत्कच, चौराया वाला घटोत्कच नहीं, वो महाभारत के घटोत्कच रहे हैं। ठीक है, घटोत्कच उनके पुत्र रहे हैं। ठीक है, कोई विशेष उनका नाम उल्लेखित नहीं है, बस इन्होंने घटोत्कच के टाइम पे जो है लिच्छवियों का भी राज था यहाँ पे। लिच्छवी नरेश जो रहे हैं ना, लिच्छवी के शासक रहे थे,
उनके साथ जब मैंने आपको बताया था कि साम्राज्य विस्तार करना है तो या तो युद्ध कर लो या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, ठीक है। अपनी शादी जो है, अब या अपने पुत्र की शादी, आप या अपने पुत्र की शादी करा लो सामने वाले से, तो आपको जो है लड़ाइयाँ नहीं होगी और उनका साम्राज्य भी लगभग आप ही का रहेगा। वो आप ही के भाई रहेंगे तो राज वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कल को मेरे सामने युद्ध हुआ तो वो साथ में आएगा ना बंदा, क्योंकि ससुराल वाले हैं, मेरे पुत्र के हैं, मेरे हैं, जिसके भी हैं, तो ससुराल वाले साथ रहेंगे। तो या तो वैसे प्रेम से मान ले, या नहीं माने तो युद्ध कर लो। युद्ध करने के बाद तो फिर वो सब खत्म, उसको भी अपन को संभालना है, फिर वहां पे अपन को कुछ ना कुछ मंत्री वगैरह एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल वो सबसे बढ़िया रहता था कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, प्रेम से काम हो जाता था, नुकसान होता नहीं था, चीजें वहीं रहती थी, सामने जो है वो राज्य ऑलरेडी चल रहा होता था। लिच्छवी के साथ में वैवाहिक संबंध की स्थापना जो है वो घटोत्कच के जमाने से हुई। उनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो उनकी शादी हुई लिच्छवी की एक राजकुमारी थी कुमार देवी करके। लिच्छवियों के साथ में सबसे प्रथम जो है वो वैवाहिक संबंध अगर स्थापित किए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, प्रतापी शासक रहा था। उसने जो है अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा दिया, अशोक की तरह वो भी महान कह सकते हो, पर महान शब्द जोड़ा नहीं जाता। उसके बाद में उनका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी एक बहुत ही अस्तित्व रखने वाला राजा था, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। विंसेंट स्मिथ करके एक अंग्रेज अधिकारी रहे थे, उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन जो है वो बेसिकली अगर अपन बात करें, अपने भारत से कनेक्शन नहीं रहा था, वो यूनानी और ईरान साइड के रहे थे, मध्य एशिया वाले पार्ट में। और वो एक ऐसा शासक था जिसने 90% उधर के एरिया पर राज कर लिया था। नेपोलियन की सेना अपने आप में, या अशोक की सेना तो बच्ची थी, इतनी महान सेना थी उसके पास, तो उसको पता नहीं चला कि भारत में भी ऐसा कुछ मामला है, वरना वो इधर भी आ जाता। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है वो इसको प्रतापी शासक कहते हैं इस साम्राज्य का, इस वंश का, गुप्त वंश का। उसके बाद में उनके जो पुत्र होते हैं आगे, पुत्र के बाद में एक और पुत्र तो एक नाकारा होता है उनका। उसके बाद में उनके जो पुत्र होते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह के टाइम पे जो है वो चीनी यात्री फाइयान था एक, वो आया था, जैसे हेनसांग था ना, वेनसांग आया साउथ में, वो फाइयान जो है उनके शासनकाल में आया था। तो ऐसे अपन जो है गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य मेरे हिसाब से हार्डली एक क्लास की बात है। उसके बाद में अपन वर्धन साम्राज्य पढ़ेंगे, और जो है वो पुराना प्राचीन इतिहास जो है भारत का वो खत्म कर चुके होंगे। फिर आएंगे अपन नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास पे, मिडिवल हिस्ट्री पे। मिडिवल हिस्ट्री पे जो है वो अपन मैंने बताया आपको कि मिडिवल हिस्ट्री में जो है वो लगभग 1100 ईस्वी के बाद में जो मामला रहा, अभी तक अपन ने जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से चलते आए 3-4 हज़ार ईसा पूर्व से। फिर आए अपन जैन परंपरा पे, वैदिक परंपरा पे 2-2.5 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास की बता रहा हूँ मैं। और फिर उसके पश्चात आए अपन लगभग जो है 600 ईसा पूर्व तक अपन जो है वैदिक सभ्यता अपन ने जी। उसके बाद जैन साम्राज्य पे, जैन धर्म परंपरा पे अपन आए, और उसके बाद में बौद्ध धर्म परंपरा पे अपन आए। फिर अपन ने जो है वो उत्तर भारत का साम्राज्य पढ़ा। उत्तर भारत के साम्राज्य पे जो है अपन ने मौर्य वगैरह के बारे में जानकारी ली, मौर्यों ने कैसे कैसे राज किया। मौर्यों के पहले भी बहुत सारे शासक रहे थे, बहुत सारे वंश रहे थे। क्या क्या नाम था उनका? शुंग, सातवाहन वगैरह, नंदवंश। नंदवंश के शासक गणानंद को मार के ही जो है वो चंद्रगुप्त राजा बना था। चाणक्य की जो कहानी है वो चंद्रगुप्त के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये साम्राज्य अपन अपने कई वंशों के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। अब आप जो है वो शान से कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों के बारे में जानते हैं हम, हमें भारत के इतिहास के बारे में ना सिखाए, क्योंकि आप उसमें प्रकांड विद्वान हो सकते हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो जाके, क्योंकि आपको बार बार पेज पलटना पड़ता है चीज़ें रिकॉल करने के लिए। ये पलटना बंद हो जाएगा उस दिन मैंने आपसे कहा है कि एक बार एट लिस्ट, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि यार खाना खाने के बाद में गोली खा लो, पहले खाना खा लेना, सुबह शाम खा लेना, तो वैसे मैं आपसे कहूँगा कि हर 3 दिन में एक बार रजिस्टर उठा लिया करो, एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, रटा मत करो, पढ़ा मत करो, निगाह से देखोगे तो स्थायी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी और आप भूलोगे नहीं। इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप अगर ये जो रेगुलर आप पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, वरना पढ़ोगे तो सही आप एग्जाम के पहले भी, लेकिन वहाँ पे याद नहीं आएगा। ये लिख के ले लेना मुझसे। अगर रेगुलर टच में रहोगे ना, लत कब लगती है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की, इंसान को दारू की लत कब लगती है या फिर नशे की लत कब लगती है? जब उसका रेगुलर टच में रहता है।
कोई बंदा अगर मान लो 10 दिन में एक बार दारू पी रहा है तो उसका लत नहीं लगेगी, उसको लत बोला नहीं जाता है। जो एडिक्ट हो जाता है ना चीज़ों का, आप किसी को रेगुलर बेस पे रखो, वो एडिक्ट हो जाएगा, उसका दिमाग बार बार उसको मांगेगा, बार बार उसकी डिमांड करेगा। तो ओवरऑल आपके दिमाग को जो है वो, अगर आपने बोला कि भैया ये मैं, आप कोई भी चीज़ को आप रेगुलर देखोगे ना तो वो दिमाग ऑलरेडी उसको चेतन मन में स्टोर कर लेगा, कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेगा, और आप भूलोगे नहीं। और भूलना तो चलो छोड़ो, कंफ्यूज नहीं होगे। पढ़ते हर कोई है, मैंने आपसे कहा है पहले भी, हर कोई पढ़ेगा। हो सकता है जो है कोई 10 घंटे पढ़ता होगा, कोई 1 घंटे पढ़ेगा, हो सकता है कोई नहीं भी पढ़ेगा, हो सकता है कोई जो है QR के फोटो ले लेगा, हो सकता है जो QR के फोटो लेने के बाद पढ़ेगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ेगा। बट क्या है ना कि वो जो ड्यूरेशन वहां पे रहेगा, शायद 90 मिनट्स के आसपास का रहता है। 90 मिनट्स से एग्जाम का क्या है, 120 मिनट्स RRB NTPC का 120 मिनट के आसपास। तो 120 मिनट के अंदर परफॉर्म क्या किया वो डिपेंड करता है। तो परफॉर्म करने के लिए दिमाग को एडिक्ट करो इन चीज़ों का, वो तब हो पाएगा जब आप, मैंने कहा ना, हर 3 दिन में एक बार पलट लो, मन को थोड़ा कड़क करके। हो सकता है अच्छा नहीं लगे, बुरा लगेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्या मतलब आ रहा है, वीडियो देख लेंगे ना मास्टर की क्या दिक्कत आ रही है, पर वो रजिस्टर एक बार पढ़ लोगे ना तो जो पढ़ाया गया है मेरे माध्यम से वो चीज़ें थोड़ा सा लंबे समय के लिए टिकी रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन जो है गुप्त साम्राज्य पे आएंगे, और गुप्त साम्राज्य अपन खत्म करके वर्धन साम्राज्य की ओर बढ़ चुके होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो है पल्लव वंश याद रहे होंगे, क्यों पल्लवी वालों, महाबलीपुरम का कनेक्शन पल्लव वंश से, और जो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा कोणार्क के जो कनेक्शन है वो कौन से वंश से, वो चालुक्य वंश से रहे। जैसे क्या, हर्षवर्धन, जो आपको मैंने बताया था कि हर्षवर्धन को हराया था, कौन से शासक ने हराया था, पहले तो बताओ। हर्षवर्धन को कौन से शासक ने, कौन से वंश के शासक ने हराया था, मैंने लिखा हुआ है शायद आपको। शर्म करो रे, शर्म यार, टीप के भी नहीं बोल पा रहे आदमी। तो मैं एग्जाम में अगर ऐसे किताबें दे देना कि भैया तुम्हें टीप के आंसर करने हैं। हर्षवर्धन और राजवर्धन जो है वर्धन साम्राज्य के रहे हैं, जो अपन पढ़ेंगे आगे। गुप्त साम्राज्य के बाद मैंने अभी नहीं बोला कि वर्धन साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त के बाद में वर्धन आएगा और वर्धन के बाद में खत्म हो जाएगा। यार देखो क्या है ना कि वर्धन साम्राज्य जो रहे हैं, वर्धन, हर वंश के जो आदमी रहे हैं ना वो एक जगह पे एस्टेब्लिश नहीं रहे हैं। जैसे चालुक्य को मैंने आपको बताया कि चालुक्य कुछ तो नीचे राज करते थे, कुछ ऊपर थे, कुछ इधर थे। ठीक है, तो वर्धन साम्राज्य का जो विस्तार रहेगा वो अपन मध्य भारत बोलेंगे उसको, ना उत्तर भारत में आएगा ना दक्षिण में आएगा, वो मध्य भारत बोलेंगे। अरे यार देखो, साम्राज्य वंश अलग अलग है। आज मान लो एक गली में 10 मकान है, मैं पहले एक मकान के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, एक मकान खत्म हुआ, फिर मैं दूसरे मकान पे आ रहा हूं। अब वेनसांग जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर नरसिंह वर्मन के टाइम पे आया तो हो सकता है ना कि नरसिंह वर्मन जिस समय पे जी रहा होगा उसी समय पे उसके पड़ोसी जी रहे होंगे, वर्धन साम्राज्य। तो अपन ये भी तो बोलेंगे ना, जब इसके टाइम पे वो आया तो उसके टाइम पे भी तो आया था ना। कोई बाबा अगर इस घर में आके खाना खा रहे हैं अपने जीवन काल में, जब अपने बेटे बेटी होंगे अगर, तो अपन तो निकल लेंगे। तो बेटे बेटे के टाइम पे जो है वो उन्होंने क्या किया वो अलग मामला है, लेकिन एक बाबा ने इस घर में खाना खाया आपके जीवन काल में, तो पड़ोस के घर में भी खा रहा है। पड़ोस के घर पे अपन कूदेंगे ना बाद में, पहले इस घर की जानकारी अपन प्राप्त कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। नए मेहमान बेल आइकन दबाइए और वीडियो पाइए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शायद वीडियो नहीं अपलोड नहीं की गया अभी भी उन्होंने, मैं बोलता हूँ आज उनसे, कल भी बोला था शायद, एक बार फिर बोलता हूँ आज। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।